नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर हर बढ़ती तारीखों के साथ और ज्यादा भीषण होता हुआ चला जा रहा है। एक दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की कोशिशें हर एक दल की ओर से की जा रही हैं। इन सब के बीच आज बड़ी खबर सामने आई जब आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्र में वो मंत्री रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जमकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को लेकर निशाना भी साधा। इन सब के बीच आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी की भी तिलमिलाहट जब दिखी। आरपीएन सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उसने कह दिया कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो दूसरे दलों में जा रहे हैं। कुल मिलाकर हर बढ़ते दिन के साथ उत्तर प्रदेश का ये चुनावी रण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ चला जा रहा है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इन तस्वीरों को देखिए और मानिए कि राजनीति में न कोई गहरा दोस्त होता है, न पक्का दुश्मन। जिसको जहां भी संभावनाएं मिलती हैं, उसे तलाश के अपने पाले में ले आना ही तो राजनीति है। तो 32 बरस तक कांग्रेस का चोला ओढ़े रहने वाले आरपीएन सिंह अब बीजेपी वाले आरपीएन सिंह हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का अंग वस्त्र पहनकर, बीजेपी की सदस्यता वाली पर्ची और फूलों का गुलदस्ता लेकर इस तरह से शामिल हुए आरपीएन सिंह। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होते ही आरपीएन सिंह ने कमल दल की शान में कसीदे पढ़े, पीएम मोदी को कीर्ति पुंज कहा और भरोसा दिया कि बीजेपी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे शिरोधार्य करेंगे। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। तो इसे कांग्रेस के लिए जोर का झटका कहिए, कांग्रेस के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े कहिए, या कांग्रेस के लिए दोस्त दोस्त ना रहा कहिए, जो मन चाहे कहिए। क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम भी था, मगर अगली ही सुबह आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली। इतने बड़े झटके की खबर तो कांग्रेस को कानों कान नहीं थी। चौंकने की बारी तो तब आई जब आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दिया और देश के साथ पार्टी की इतने वर्षों तक सेवा का मौका देने के लिए आभार जताया। मगर आरपीएन सिंह का ये इस्तीफा कांग्रेस को नश्तर की तरह चुभा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की भाषा बता रही थी कि कांग्रेस किस कदर आग बबूला हो गई थी। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई
साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि यह लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है, यह सिद्धांतों की लड़ाई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इस गुस्से की एक वजह झारखंड में मची खलबली भी हो सकती है। आरपीएन सिंह झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो डर इस बात का है कि यूपी के चुनावों के बीच कहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सत्ता न डगमगा जाए। व्यक्ति विशेष का कोई ये नहीं मतलब नहीं होता, मतलब होता है पार्टी का। और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सच्चे सिपाही हैं। और कभी किसी को किसी तरह की बात हम समझते हैं कि ना उनका इस तरह का कभी इस तरह का प्रयास होगा, और ना हम समझते हैं कि यहाँ के विधायकों का उनके जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि यूपी में कांग्रेस को ये तीसरा झटका लगा है। पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस से किनारा किया, फिर अदिति सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। अब आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय खत्म कह के आगे बढ़ गए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रही है। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, सुस्मिता देव और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे युवा नेताओं ने कांग्रेस से किनारा किया है। लगातार कांग्रेस के नेताओं का यूं पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के लिए संकट का विषय हो सकता है। मगर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनको और आरपीएन सिंह दोनों को वो कहते थे कि आप लोग अच्छे नेता हैं मगर गलत पार्टी में हैं। 2004 लोकसभा आया, तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आगे थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। इस बात पर आरपीएन सिंह ने देर आए दुरुस्त आए तो कह दिया है, मगर देखना यह होगा कि बीजेपी के लिए क्या वाकई आरपीएन सिंह दुरुस्त आए। रांची में सत्यजीत कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली में मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम बिल्कुल मजबूत स्थिति में हैं। वहीं आरपीएन जिस जाति से आते हैं 48 सीटों पर उसका अच्छा खासा दबदबा है। बीजेपी वहां पर भी अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहती है। इन सबके बीच एक सवाल कायम है। गोरखपुर के पास ही है पडरौना। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बीजेपी में थे अब समाजवादी पार्टी के नेता हो चुके हैं, उनके सामने क्या पडरौना सीट से आरपीएन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लड़कर, उनकी नाराजगी झेलकर और तमाम मशक्कतें करके राहुल गांधी ने अपने साथ युवाओं की जो टीम बनाई थी, उस टीम के मेंबर धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ताजा नाम है आरपीएन सिंह का। कहा यह जा रहा है कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना उस झटके की भरपाई है जो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के जाने से हुई है। आरपीएन का कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए तो झटका हो सकता है, मगर सवाल यह है कि क्या आरपीएन का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। इसे इस तरह से समझिए, आरपीएन सिंह शाही घराने से हैं और उनके इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया इलाके में उनकी अच्छी पैठ है। आरपीएन 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार पडरौना से चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। मनमोहन सिंह की सरकार में आरपीएन केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो फिर क्या ये माना जाए कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ
एक बार फिर से आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस सवाल पर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को मैं जब छोड़ चुका हूं तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है, किसको नहीं उतारती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से भी वहां लगातार 3 बार विधायक होते चले आ रहे हैं। कोई भाजपा से नहीं जीत के आए, हम बसपा से 2 बार वहां जीते हैं। और साथ ही साथ वहां जो भी आएगा वो हारेगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, मगर आरपीएन सिंह के होने के क्या मायने हैं उसको इस तरह से समझिए कि आरपीएन सिंह सैंथवार कुर्मी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई उपजातियां मिला ली जाएं तो करीब 6% कुर्मी है। कुर्मी समाज का 48 सीटों पर असर है और 25 जिलों में कुर्मी समाज ठीक ठाक ताकत रखते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता तो हो सकते हैं, मगर वो पूरे यूपी के नेता नहीं है और ना ही कुर्मी समाज के इकलौते नेता हैं जो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सके। इसीलिए विपक्ष में बैठे लोग आरपीएन सिंह पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी राजभर ने तो आरपीएन सिंह को दगे कारतूस तक कह दिया। अब फिर मैं कहूं, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में लंबे समय तक रहे, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उंगली उठ रही है ना। और जहां जा रहे हैं वही हाल है कि पेड़ से गिरे तो खजूर पे अटके। जाए लड़ लें, पेट भर जाइए। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाइए, लड़ लेते ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। अकेले ओपी राजभर ही नहीं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर तंज कस रही हैं। हैवी वेट या डेड वेट, जिन लोगों ने 1 दशक से ज्यादा समय में एक भी सीट नहीं जीती, वो चुनाव की पूर्व संध्या पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा, मगर देखा जाए तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। बड़े नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल कराने से पार्टी की मजबूती का मैसेज जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचता है और इसीलिए कमोबेश हर दल पूरी कोशिश कर रहा है कि जहां भी सेंधमारी हो सके कर ली जाए ताकि सत्ता का युद्ध जीता जा सके। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब आरपीएन सिंह बीजेपी के लिए कितना फायदा करा पाते हैं पडरौना उसके आसपास के क्षेत्रों में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें कैराना से नाहिद हसन, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और वो आरोपों में जेल में बंद भी हैं, गंभीर धाराएं भी उनके ऊपर लगी गई हैं, उनको टिकट देने पर बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि लिस्ट नहीं लेकिन अपराधी वही। ये रिपोर्ट देखिए। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन। इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। कैराना से पलायन के मुद्दे पर नाहिद हसन के खिलाफ बीजेपी ने संग्राम छेड़ा। नाहिद हसन को दंगों का आरोपी बताकर बीजेपी ने हंगामा किया और अपराधवाद, तमंचावाद जैसे शब्दों के जरिए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश टस से मस नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई, उसमें 8वें नंबर पर शामली में कैराना से नाहिद हसन का नाम है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके पहले कहा था कि नाहिद हसन की जगह उनके घर के किसी सदस्य को भी टिकट दिया जा सकता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में
जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। मगर फाइनल लिस्ट बनी तो नाहिद हसन का ही नाम रहा। मगर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट के आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से जोरदार हमला किया। योगी ने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उसकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आते ही श्री अखिलेश यादव जी, आप जनता से जो छिपाना चाह रहे थे, मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये सूची नहीं, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बनाने की सूची के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। यह इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा, यूपी के लोगों को यूपी छोड़ करके जाना पड़ा, आज वो सब वापस आ गए हैं। उनका स्वागत है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई नाहिद हसन, कोई मोहम्मद आजम खां, कोई मुजफ्फरनगर का दंगाई, कोई सहारनपुर का अपराधी अब उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा नहीं सकता है। अगर वो डराने की कोशिश करेगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जनता उसको करारा जवाब देगी, और जब करारा जवाब देकर के कमल खिलाएगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नाम तो जेल में बंद आजम खान और जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला का भी है, मगर सबसे ज्यादा बवाल नाहिद हसन पर मचा है। नाहिद हसन को बीजेपी कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार मानती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार की शुरुआत कैराना से की तो पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन की। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। देश को संबोधित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उनकी ओर से अपने संबोधन में कहा गया, कोरोना काल में भारत ने अभूतपूर्व कार्य किया है। देश में वैक्सीनेशन का काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत, ये तमाम बातें कहते हुए राष्ट्रपति नजर आए। उनकी ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, सुनिए। मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं।